एक देश दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगी। इस नारे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में उठाई थी 370 के खिलाफ आवाज। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। श्यामा प्रसाद जी ने भी अल्पायु में ही विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 वर्ष की अवस्था में श्यामा प्रसाद जी को विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति में ले लिया गया। 33 वर्ष की अल्पायु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे विश्व के सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर आगे बढ़ती गई। कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने दीक्षांत समारोह में बंगला में भाषण दिया और इसके साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का युग शुरू हो। डॉक्टर मुखर्जी का छात्र जीवन से ही अटल विश्वास था कि अध्यात्म तथा विज्ञान से युक्त शिक्षा के द्वारा ही भारत जगत गुरु के रूप में निरंतर विश्व में आगे बढ़ सकता है। श्यामा प्रसाद जी के जीवन की विशेषता यह है कि उनमें आध्यात्मवाद, सहनशीलता, मानवीय गुणों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं गहरी समझ के साथ सुंदर समन्वय हो गया था। यह विशेषता शिक्षाविद और संसदविद के रूप में उनके पूरे जीवन में परिलक्षित होती रही। मानव मात्र की सेवा को ही वह ईश्वर की सच्ची पूजा मानते। युवा श्यामा प्रसाद का लालन पालन एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां उन्हें पूजा अनुष्ठानों, धार्मिक कृत्यों और उत्सवों को देखने का सौभाग्य मिला। अपने पिता और भारत के सभी भागों एवं विदेशों से आए महान विद्वानों के बीच सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों पर हुई चर्चाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त। वास्तव में इससे उनमें भारत की पुरातन संस्कृति के प्रति गहरी आस्था और पाश्चात्य विचारों और ज्ञान के प्रति लगाव पैदा। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में मित्तर इंस्टीट्यूट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश प्राप्त किया। वर्ष 1919 में उन्होंने इंटर आर्ट्स की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 1921 में अंग्रेजी में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने वर्ष 1923 में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। अप्रैल 1922 में जब वह एमए कर रहे थे तब उनका विवाह सुधा देवी जी से कर दिया गया। इसके बाद उनके 4 बच्चे हुए। 1934 में डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया। श्यामा प्रसाद उस समय केवल 33 वर्ष के थे, फिर भी उन्होंने मानव सेवा में पूरा जीवन लगा देने के संकल्प के चलते पुनर्विवाह न करने का निर्णय लिया। वर्ष 1924 में उन्होंने बीएल परीक्षा उत्तीर्ण की और इस परीक्षा में भी विश्वविद्यालय में प्रथम रहे। उन्होंने डीलिट और एलएलडी की उपाधियां भी प्राप्त की। 1926 में वह लिंकन्स इन में कार्य करने लगे, किंतु 1927 में उन्हें वहां से इंग्लिश बार में बुला लिया, किंतु उन्होंने वकालत नहीं की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलनों में कलकत्ता विश्वविद्यालय का बखूबी प्रतिनिधित्व और तब से ही उनकी गिनती भारत के शीर्षस्थ शिक्षाविदों में की जाने लगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से आजादी की अलग जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी नेताओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया। इस बंगाल की प्रांतीय सरकार में वे वित्त मंत्री बने। इसी समय वे राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित। 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानवतावादी पक्ष निखर कर सामने, जिसे बंगाल के लोग कभी भुला नहीं सकते। बंगाल पर आए संकट की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अकालग्रस्त लोगों के लिए व्यापक पैमाने पर राहत जुटाने के लिए उन्होंने प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों, समाज सेवी व्यक्तियों आदि को जरूरतमंद और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के उपाय खोजने के लिए आमंत्रित। फलस्वरूप बंगाल राहत समिति गठित की गई और हिंदू महासभा राहत समिति भी बना दी। श्यामा प्रसाद जी इन दोनों ही संगठनों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। लोगों से धन देने की उनकी अपील का देश भर में इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि बड़ी बड़ी राशियां इस प्रयोजनार्थ
आना शुरू हो गई। इस बात का श्रेय उन्हीं को जाता कि पूरा देश एकजुट होकर राहत देने में लग गया और लाखों लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। वह केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट नहीं करते थे, बल्कि ऐसे व्यवहारिक सुझाव भी देते थे जिनमें ऐसे सहृदय मानव हृदय की झलक मिलती जो मानव पीड़ा को हरने के लिए सदैव लालायत और डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि विभाजन संबंधी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से। वे जानते थे कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। लोगों के दिलों में उनके प्रति अथाह प्यार और समर्थन बढ़ता है। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और साजिश को कांग्रेस के नेताओं ने अखंड भारत संबंधी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खंडित भारत के लिए बचा लिया। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशेष स्थान बना लिया। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने एक नई पार्टी अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ के नाम से बनाई। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे कि नारे गांव-गांव में गूंजने। भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने अध्यक्ष होने के नाते स्वयं इस आंदोलन में भाग लेकर बिना अनुमति पत्र जम्मू कश्मीर में जाने का निश्चय किया। भारतीय जनसंघ, जो कि बाद में भाजपा बनी और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। वहां का मुख्यमंत्री वजीर आजम अर्थात प्रधानमंत्री कहलाता। संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत। 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त करवाऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो। डॉक्टर मुखर्जी की देह तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान हमें मातृभूमि के लिए जीने की प्रेरणा सदैव देता रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दक्ष राजनीतिक विद्वान और स्पष्टवादी के रूप में अपने मित्रों और शत्रुओं द्वारा समान रूप से सम्मानित। उन्हें एक महान देशभक्त और संसद शिष्ट के रूप में भारत सम्मान के साथ याद करता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।